हेलो दोस्तों, सूरज क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो यहाँ पे एसएससी नहीं, एनटीपीसी का हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का फॉर्म भरे 2019 का मतलब स्टार्टिंग महीने में फॉर्म भराया था। ठीक है, तो उसका उस समय प्रैक्टिस सेट बहुत हुआ था, लेकिन हम लोग इधर 7 या 8 महीने से मैक्सिमम लोगों ने प्रैक्टिस सेट करना बंद कर दिया। क्योंकि कल का जो न्यूज़ आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि उन लोगों ने 15 दिसंबर से इन लोगों ने एक टेंटेटिव डेट डाला है। याद रखिए, ये टेंटेटिव है, मतलब आपका अभी कंफर्म नहीं है कि हाँ, लेकिन एक तरह से जो सरकार की तरफ से न्यूज़ आता है उसे हम लोगों को मानना ज़रूरी होता है और हम लोग उसी को मान के चलते हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर से हम इसको 3 लेयर में कंप्लीट करवाएंगे। एनटीपीसी और रेलवे का ग्रुप डी भी है, ये सारे एग्ज़ाम। ठीक है, तो इन सारे एग्ज़ामों के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जीएस, मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, जीएस एंड मैथ एंड रीजनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एनटीपीसी होता है तो इसका स्टेज 1 के जो होते हैं 100 नंबर के होते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, स्टेज 1 एनटीपीसी। ठीक है, स्टेज 1 100 नंबर के होते हैं। 100 नंबर में आपका जो है मैथ आपका 30 नंबर के रहते हैं, रीजनिंग आपके 30 नंबर के रहते हैं और जीएस आपके 40 नंबर के रहते हैं। ठीक है, ये तीनों मिला के आपके 100 नंबर पूरे हो जाते हैं। उसी तरह आपका ये ग्रुप डी का भी मोटा मोटी फॉर्मेशन यही रहता है ग्रुप डी का। और एसएससी के जो जीएस के जो आपके एक पार्ट होते हैं जनरल अवेयरनेस के, तो आपको वो जीएस पार्ट में उनका फॉर्मेशन अलग होता है, लेकिन जीएस आपका सब में सेम ही रहता है और मैथ भी मोटा मोटी सेम ही रहता है। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट अगर आप देख रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करें, चाहे दरोगा भी, अगर आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, चाहे किसी चीज़ की भी हो, हम उसमें जो जीएस और मैथ बताते हैं ना, तो वो सब कहीं ना कहीं हर जगह वो मैनेज हो जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिए। ठीक है, और ऐसा तो मुझे लगता है कि नहीं कोई रेलवे का एग्ज़ाम ना ही दे रहा हो, मुझे लगता है कि सभी लोग आप लोग देंगे 15 दिसंबर से जो एग्ज़ाम है। हाँ, 15 दिसंबर से होगी कि नहीं होगी वो नहीं पता, क्योंकि अभी जैसा कि कोरोना काल है चल रहा, 80,000 मामले पर डे आ रहे हैं और मुझे जिस तरह से लग रहा है कि 1 से 2 महीने के बाद 2 लाख से ऊपर के मामले पर डे आने लगेंगे। तो सरकार इसको अपना कंडीशन मानते हुए, इसको कारण मानते हुए एग्ज़ाम को डेट को बढ़ा भी सकती है, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट। लेकिन खैर वो बात की बात है। लेकिन हमारे पास अभी जो 3 महीने का समय है, 3 महीने का, हम इसको 3 महीने का ना मान करके 2 महीने का मान लें, हमें 2 महीने में इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से ख़त्म कर जाना, ताकि अगर एग्ज़ाम हो तो हम अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हमारी तैयारी तो अच्छी होगी। आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, अगर आप इसे 1 घंटे आधे घंटे की होंगी, अगर ये आधे घंटे आप पर डे अगर सुनेंगे, तो ये चीज़ का गारंटी है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही तगड़ी हो जाएगी और आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, आपको 10 दिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, 10 डेज़ आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन 10 डेज़ के बाद आप खुद अपने आप को रियलाइज़ कर पाएंगे कि हमारा इम्प्रूवमेंट क्या है। ठीक है, आप 10 डेज़ के बाद देखिए हमारा इम्प्रूवमेंट क्या है। आप देखिएगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप मतलब कोई भी आप सेट लेके बैठ जाए, आपका 70 नंबर तो आपका 70 मार्क्स, आपका 75 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जर्नल के लिए तो 75 मार्क्स तो बहुत कम है, उसके लिए तो कम से कम 90 85 टच करने। हाँ, 75 मार्क्स तक आपका है, लेकिन उसके बाद सिर्फ धीरे धीरे वही आपको 75 आपको 95 तक आपको या 100 तक आपको ये पहुँचाएगा। तो यही तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको रोज़ मेरी जो जीएस है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप सुनिए, और आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे। तो जब आप जहाँ पढ़े होंगे यहाँ पे आपका रिविजन, लोग एक बार पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं हम एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन वो अच्छे होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे जानकार होते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। उनका कारण बस यही होता है, उनका रिविज़न और उनका प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं वीकनेस होती है। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि आज मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट का जीएस और मैथ कराऊंगा, रीजनिंग नहीं, जीएस और मैथ। कल से मैं ये 2-3 प्रैक्टिस सेट का साथ में जीएस और 2-3 प्रैक्टिस सेट का साथ में मैथ कराऊंगा। और रहा बात रीजनिंग और करेंट अफेयर, देखिए इस जीएस में जनरल अवेयरनेस भी आता है। ठीक है, जिसमें आपका ये करेंट अफेयर भी रहेगा, ठीक है, तो इसी जीएस में जनरल अवेयरनेस भी आता है इसी 40 नंबर में। ठीक है, तो इसमें करेंट अफेयर भी आपका इंक्लूड है। ठीक है, तो रीजनिंग और करेंट अफेयर आपको मैं इसको एक साथ वीडियो दूंगा, रीजनिंग प्लस करेंट अफेयर का। ठीक है, ये वीडियो मैं एक साथ दूंगा।
ये आपका 5-5 सेट का आपका ये रहेगा, मतलब 5-5 सेट का आपका कन्वर्जन रहेगा और 5-5 सेट का आपका रीजनिंग और करंट अफेयर। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं जीएस और मैथ। पहले हम आपका स्टार्ट करते हैं जीएस, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है आपका जीएस। देखिए जनरल अवेयरेंस नहीं, जनरल अवेयरेंस का मतलब होता है उसमें करंट अफेयर भी आपका इंक्लूडेड, लेकिन यहाँ पे हम करंट अफेयर को हम साइड रखेंगे। जीएस जो आपका साइंस में, मैथ में जो आपको अच्छी फैक्ट जो रहती है, ठीक है, मैथ नहीं, साइंस और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। तो मेरे पास अभी एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। ये प्रैक्टिस सेट है आपका 26 अप्रैल 2016 को एग्ज़ाम हुआ था, 26 अप्रैल 2016 का, ठीक है। ये आपका है आपका शिफ्ट 1 के पास मेरे पास है, और ये मेरे पास है बुक जो है, ये है प्लेटफॉर्म का, ठीक है, वॉल्यूम 3 है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3। तो आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी तरह का हो, बस 26 अप्रैल 2014 का शिफ्ट 1 आप नेट से भी निकाल सकते हैं, कहीं बुक से भी निकाल सकते हैं, या कहीं से भी आप, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप सुनते जाइए, हम यहाँ पे लिखाएंगे, और जो ज़्यादा टफ रहेगा वो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे मेंशन करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आपका ये क्या है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। पहले हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद सुनिए, ठीक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक, यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट, ध्यान से सुनिएगा, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपका क्या है, सोडियम थायोसल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। आप देखेंगे कि कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, NaOH, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा का आपका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है, बेस, एसिड बेस आप जानते हैं। अगर हम इस बेस के साथ, आपको इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल अगर जानते रहेंगे तो कल को क्वेश्चन को घुरा भी सकता है। अगर हम इसको साथ NaOH के साथ अगर हाइड्रोक्लोराइड को अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो मेरा जो यही जो रिएक्शन है ये हमारा देता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और प्लस सोडियम क्लोराइड, और हमारा वाटर को ये बाहर निकालता है। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, याद रहे, सोडियम क्लोराइड, और ये हमारा क्या है, वाटर, ठीक है। तो आपको पूछा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो आपने बता दिया क्या चीज़, NaOH, ठीक है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपने बताया सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। चलिए अब हम इसका यूजेज है, इसका यूजेज आपने क्लास 10 में एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा, आपने साबुन बनाया होगा, पता ना, हम लोगों ने बनाया था, आपने बताया कि बनाया है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। यूजेस, इसको हम साबुन बनाने में यूज करते हैं। सबसे साबुन बनाने में आपसे पूछ सकता है कि साबुन बनाने में किस बेस का यूज हो सकता है, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, सोडियम नाइट्रेट दे देगा, आपको बहुत सारे यूज दे देगा। तो आपको क्या लिखना है, साबुन बनाने में, रेशम के धागे बनाने में, ठीक है, रेशम के धागे बनाने में होता है इसका उपयोग, ठीक है, रेशम के धागे बनाने में। फिर आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, CO2 को अवशोषित करने में, ये CO2 को अवशोषित भी कर लेता है, हाइड्रोक्साइड CO2 को आपका अवशोषित भी कर लेता है। और आपका क्या है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, जो हम पेट्रोलियम जो हमारा आता है वो पेट्रोलियम एक्चुअली शुद्ध जो हम इसमें डालते हैं पेट्रोल को गाड़ी वाड़ी में, वो हमारा प्यूरिफिकेशन नहीं रहता, उसको हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो उसमें आपका कास्टिक सोडे का उपयोग आता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपको अभी थोड़ा सा लग रहा होगा ऑड टाइप का, लेकिन अगर आप देखते जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपने अभी देखा कास्टिक सोडा, ठीक है। चलिए अब है हमारा है
अब हमारा दूसरा है एटम बम का आविष्कार किसने किया था, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन में हैं, एटम बम का आविष्कार किसने किया था, आप बताइए। ठीक है, अच्छा एटम बम के बारे में आपको कुछ पता, इसके हम बताएंगे फायदे। ये एटम बम गिराया कहाँ गया था पहला बार आप ये गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे। ये हम लोग को सभी को पता है, हिरोशिमा और नागासाकी पे। ये भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कहाँ से फैक्ट पूछेगा पता नहीं। और हिरोशिमा नागासाकी कहाँ है, जापान। ठीक है, और आपका ठीक है, समझ में आ गया। हिरोशिमा और जापान का कैपिटल क्या है, ये भी जान लीजिए। जापान का कैपिटल है टोक्यो। ठीक है, चलिए, तो हिरोशिमा नागासाकी। और कब कब गिराया गया था आपको पता होगा, 6 अगस्त को पहला बार आपको हिरोशिमा में गिराया गया था। और आपको 9 अगस्त को, उसके सिर्फ 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपको ये गिराया गया था नागासाकी में। और कब गिराया गया था, 1945। और ये किस समय था, ये वर्ल्ड वार सेकेंड का समय था। ये क्या था, वर्ल्ड वार सेकेंड का समय था। इसी के बाद ठीक है, समझ में है, ये क्या हुआ था, ये वर्ल्ड वार सेकेंड का समय था। उसी समय हिरोशिमा और नागासाकी के समय गिराया गया था। ठीक है, चलिए, ये अमेरिका के अगेंस्ट जापान के लोग उस समय यूज कर रहे थे। तो इसका आविष्कार किसने किया था, जे रॉबर्ट कोपेनहेन किसने किया था इसका आविष्कार, जे रॉबर्ट कोपेनहेन ने किया था। ठीक है, चलिए, जे रॉबर्ट कोपेनहेन। यहाँ पे एक ऑप्शन और है, जॉन ब्राउनिंग। एक ऑप्शन यहाँ पे है, जॉन ब्राउनिंग। अच्छा, जॉन ब्राउनिंग ने किसका आविष्कार किया था आपको पता है, जॉन ब्राउनिंग ने स्वतः चालित गन का आविष्कार किया था। ठीक है, जॉन ब्राउनिंग ने स्वतः संचालित गन, फाइटर गन, ठीक है, फाइटर गन का आविष्कार किया था। ठीक है, ऑटोमेटिक फाइटर गन का आविष्कार किया था। अब आपके दिमाग में आएगा कि गन का आविष्कार किसने किया था, रिवॉल्वर का, जो हम रिवॉल्वर हम आज देखते हैं गन का, इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था आपका सैमुअल कोल्ट ने। देखिए, आपका एक बहुत सारे देखने मिल जाएगा कि किसके क्या फाउंडर हैं, किसके क्या फाउंडर नहीं है। इसके आपको क्या मिलेंगे, बहुत जगह आपको एक ही में बहुत जगह पेज मिल जाएंगे। लेकिन आपको वो 10-15 चीज़ याद करने में थोड़ा सा तकलीफ होगी। लेकिन ऐसे आप 2-3 चीज़ याद करते जाएंगे हर प्रैक्टिस सेट में, तो शायद आप 10 दिन के बाद देखेंगे कि हमको क्या हुआ, सब कुछ याद हो गया। तो आपने एटम बम का आविष्कार किसने किया था, जे रॉबर्ट कोपेनहेन ने। एटम बम को पहले बार क्या है, हिरोशिमा नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। सबसे पहला बार 6 अगस्त में गिराया गया था जापान में। ठीक है, जॉन ब्राउनिंग ने ऑटोमेटिक फाइटर गन का इस्तेमाल किया था और सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर गन का इस्तेमाल किया था। ये फाउंडर थे, रिवॉल्वर गन के फाउंडर कौन थे, सैमुअल कोल्ट, इन्होंने बनाया था। ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, हम थोड़ा इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। अच्छा, तीसरा नंबर क्या है देखते हैं। तीसरा नंबर है एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट ऑर्गेनाइज क्या है, यह वयस्क शिक्षण संस्थान है। मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको शिक्षा देना, वयस्क शिक्षा संस्थान। ठीक है, तो आपको बोल जाए इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, इस ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी, इसको स्टार्टिंग किसने किया था। तो आपके ऑप्शन में है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी, किसने की थी। तो इसका पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, तीसरा है सरोजिनी नायडू और चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो आप इसमें ही देख पाएंगे कि आपको देखिए वयस्क शिक्षा, ठीक है, तो वयस्क शिक्षा आपको पता होगा। जब ये कुछ इसमें क्वेश्चन एक है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को।
दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने ही आपको एडल्ट एजुकेशन शिक्षा की शुरुआत की थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिए, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ही एडल्ट शिक्षा की क्या थी, शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए ये आपको सही है। अब हम इसमें हम देखते हैं कि एडल्ट दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये वयस्क शिक्षा संस्थान है। अब हम इसमें, मेरा दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में क्या है हम वो भी देख लें। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को आपको पता होना चाहिए, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको इनका दादा भाई नौरोजी के बारे में एक बात और मैं बता दूं, ये 1886 में और 1906 में, 1886 और 1906 में कोलकाता में, अभी उस समय का कलकत्ता था, अभी का कोलकाता है, कोलकाता में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसके अध्यक्ष थे। जो कांग्रेस का जो हर साल मीटिंग होता था उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी 1886 में और 1906 में। और एक थे आपका ये 1893 में भी, और लेकिन इस समय इसका इनका अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, याद रहे, ये भी आपसे पूछ सकता है कि 1893 में लाहौर अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे, और एक बार 1886 कोलकाता में बने थे और 1906 में बने थे। 1906 उस समय भी कोलकाता में हुआ था, उस समय इन्होंने वहाँ पर अध्यक्षता की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने वहाँ पर अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब हम आते हैं गोपाल कृष्ण के बारे में। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, इनको ये सभी को पता है, और इन्होंने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1905 में। जस्ट 1906 के पहले 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इनकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। और ये कहाँ हुई थी, ये बनारस में हुई थी। ये कहाँ हुई थी, बनारस में। ये जो अधिवेशन था ये बनारस में हुई थी, काशी में। ठीक है, गोपाल कृष्ण। और गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना, लॉर्ड कर्जन का नाम कहाँ से आ गया सर, लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, औरंगजेब से। अब लॉर्ड कर्जन की तुलना क्यों, क्योंकि देखिए जब 1905 में ये जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो 1905 में उस समय हमारे गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कर्जन। उस समय हमारे गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने एक बहुत बड़ा विवादित काम किया था, बंगाल विभाजन। कहाँ किया था, बंगाल विभाजन किया था 1905 में। क्लियर है, बंगाल विभाजन उन्होंने किया था 1905 में। तो आपको ये समझ में आ गया, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए, तो यही आपका था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन उस समय थे, और ये बनारस में बने थे, तो और ये 21वां अध्यक्ष थे। ये भी आप याद रख लीजिए, ये 21वां अध्यक्ष थे यहाँ के आपके कांग्रेस के। ठीक है, अब हम आते हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सरोजिनी नायडू का, इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सरोजिनी नायडू भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये 41वां अध्यक्ष था। 21वां कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और ये सरोजिनी 41वां थी। ये अध्यक्षता की थी 1925 में, और कहाँ पे अध्यक्ष हुआ था, कानपुर में। याद रहे, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता 41वां थी, कानपुर में 1925 में। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन था सिर्फ यही कि देखिए हमारा बस ये मकसद यही था, आपको यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि एडल्ट एजुकेशन और गणित शिक्षा की किसने की, दादा भाई। हम चाहें कि आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ चीज़ें बता दें, और जो वहाँ पे ऑप्शन है और भी जो लोग हैं उनके बारे में बता, ताकि आपको फिर से जब क्वेश्चन रिपीट हो तो आप वहीं पर बता। तो आप यहाँ पर कितने क्वेश्चन का आंसर आप सीख लिए। ठीक है, आपने यहाँ पे कितने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया इसमें, और ये सारे क्वेश्चन अगर आपने सुन लिया है तो आपको ये याद रहेगी। जैसे कि एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1886, 1893 और 1906। 1886 और 1906 में ये कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और 1893 में लाहौर का हुआ था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, अब दूसरे थे गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का गुरु कहा। इन्होंने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। आपसे पूछ सकता है कि लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और क्यों, देखिए 1905
2005 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 21वां अध्यक्ष थे बनारस के, ठीक है। और उसी समय लॉर्ड कर्जन ने काम किया था बंगाल विभाजन का, जो सबसे विवादित था और जो एकदम ठीक नहीं था, तो जिसके कारण इन्होंने यहाँ पे ये बातें कह दी थी। तो इसीलिए इस बातों को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें तीसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में 41वां अधिवेशन की थी कानपुर की, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए क्वेश्चन अब कोई हार्ड नहीं है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि इलाहाबाद का आपका पुराना नाम क्या है? तो इलाहाबाद का पुराना नाम क्या होगा? ओल्ड नेम आपको सभी को पता है। ओल्ड नेम क्या है? इलाहाबाद का प्रयाग है, ठीक है। इसको हम तीर्थराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तीर्थराज भी कहते हैं। तो इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है और इसको तीर्थ। अब आपको बताएं पेशावर, एक जगह है पाकिस्तान में, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम है पुरुषपुर। तो आप इस चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। पुरुषपुर, इसका नाम क्या था? ओल्ड नेम पुरुषपुर था, ठीक है, या पुरुषपुरा, ठीक है। अब हम आते हैं एक चौथा नंबर आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा नंबर इसके लिए हम मिटा देते हैं। देखिए कृष्णा नदी, हम आपको यहाँ पढ़ते हैं चौथा नंबर में कृष्णा नदी। आपको पूछ रहा है कि कृष्णा नदी में विवाद में कौन कौन से स्टेट है? कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कृष्णा नदी विवाद में कौन सा पक्ष नहीं है? कृष्णा नदी के विवाद में कौन सा पक्ष नहीं है? आपको ऑप्शन दे दिया यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। आपको दे दिया तमिलनाडु, ठीक है। आपको तीसरा ऑप्शन दे दिया महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको कर्नाटका, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कृष्णा नदी में तमिलनाडु विवादित नहीं है। मतलब यहाँ पे कौन कौन विवादित है? आंध्र प्रदेश के साथ भी विवाद है इसका, ठीक है। आंध्र प्रदेश के साथ इसका विवाद है, उसके बाद महाराष्ट्र के साथ विवाद है और इसका कर्नाटका के साथ भी विवाद है, ठीक है। इन तीनों के साथ कृष्णा नदी में विवाद। तो आप देखेंगे, आप जब इसमें मैप देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र ऊपर है, नीचे इधर कर्नाटका है और इधर आपका आंध्र प्रदेश है। तो जो आ रही है नदी, वो इसमें इनको विभाजित, कौन सा पानी कौन कितना लेगा, इसके लिए विवाद है। तो इसमें कितने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि कृष्णा नदी में एक बांध है। आपको पता होगा कृष्णा नदी में एक बांध है। वो बांध कौन सा है? अलमाटी बांध। अलमाटी बांध, कृष्णा नदी में एक अलमाटी बांध है बना हुआ। और अलमाटी बांध जो है कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। अलमाटी बांध कहाँ पे है? कर्नाटक में। और ये किसके बीच का विवाद है? ये अलमाटी बांध में ही विवाद है। अलमाटी बांध में जो विवाद है वो आंध्र प्रदेश के बीच में है और आपका कर्नाटक के बीच में है, ठीक है। अलमाटी बांध का विवाद किस में है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में। तो आपको समझ में आ गया। आपसे पूछ सकता है कि अलमाटी बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो अलमाटी बांध किस नदी पे बना हुआ है? कृष्णा नदी पे। विवाद ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछेगा कि कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो आप इसका क्या बोलेंगे? महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी। और गिरेगी कहाँ पे? सबको पता है गिरना, इसका अंतिम स्थल कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो आपको ये भी पता हो गया, ठीक है। तो इसका, और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 1401 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको क्या क्या इसमें से पता चला? इसमें पता चला कि कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद है। इसकी बांध अलमाटी बांध। देखिए इसका एक डिटेल आपको भी वीडियो दिया जाएगा नदियों पे, ठीक है। तो हमारे यहाँ सुनील सर हैं जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम क्वेश्चन में हम सिर्फ याद करते चलते हैं। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। बांध मेरा आपका अलमाटी बांध है इसमें, जो कर्नाटक में, इसमें भी आपका विवाद है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी से बंगाल की खाड़ी में है और इसका लेंथ क्या है? 1401 किलोमीटर इसका क्या है? लेंथ है, ठीक है। चलिए ये अब देखिए यहाँ पे एक और है
कावेरी नदी आपका एक दक्षिण भारत की यह नदी है, कृष्णा नदी एक दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी। उसमें भी विवाद है, तो आप क्यों ना उसके बारे में भी जान लें थोड़ा सा, आप थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लें। देखिए कावेरी नदी, कावेरी नदी, देखिए कावेरी नदी का विवाद किसके किसके साथ है। देखिए कावेरी नदी का विवाद यही राष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश भी है, इसमें कर्नाटक भी है, लेकिन इसमें तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु भी है, इसमें आपका महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, कावेरी नदी में कौन कौन है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, याद रहे। यहाँ पे आप कंफ्यूजन कर सकते हैं कृष्णा नदी कावेरी नदी में, तो इसीलिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि महाराष्ट्र कावेरी नदी थोड़ा नीचे है, इसलिए कावेरी नदी का जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है ये 800 किलोमीटर का है। ठीक है, ये इसका लेंथ कितना है, 800 किलोमीटर का है। और इसमें क्या है, ये 800 किलोमीटर का है, ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में निकलती है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल कहाँ है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ये निकलती है और आपका बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। देखिए आपको डिटेल पढ़ना है तो वो डिटेल का लेक्चर आपको यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, तो आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 800 किलोमीटर है। ठीक, कृष्ण ये हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी बंगाली खाड़ी में 800 किलोमीटर इसका लेंथ है। इसमें एक कुछ चीज़ें हैं, जलप्रपात, जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात काफ़ी चर्चे में रहते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, ये सब क्या है, कावेरी नदी पे जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात। ठीक है, आपको पूछ सकता है कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है, इसकी सहायक नदी, अच्छा इसको हम पहले बताते हैं, पहले आप कावेरी को हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, याद रहे, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। तो आप बोलेंगे सर एक और नदी है गोदावरी नदी दक्षिण भारत में, इसको हम क्या कहते हैं, गोदावरी नदी के साथ कंफ्यूजन मत कीजिएगा, इसको हम वृद्ध गंगा कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा। ठीक है, और गोदावरी नदी की जो लंबाई होती है 1465 किलोमीटर होती है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव से निकलती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया दक्षिण भारत की गंगा। अब आपको यहाँ से पूछा है कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन है, तो भीमा है। ठीक है, बहुत सारे हैं कृष्णा नदी के सहायक नदी हैं, मुझे भी इतना पता नहीं, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। ठीक है, ये सारे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कृष्णा नदी हो गया, नहीं सर, रक्त में सफ़ेद रक्त कण, रक्त में जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब पांचवा बोल रहा है, जो रक्त में सफ़ेद जो रक्त कण होते हैं, यानी कि जो WBC, हम थोड़ा इंग्लिश में लिख दे, वाइट ब्लड कैप्सूल, ये क्या होते हैं, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता से आपको शरीर को बचाते हैं। तो शरीर को आपको ये क्या करते हैं, संक्रमण से बचाते हैं। ये किससे कहते हैं, बॉडी को संक्रमण से बचाते हैं। एक मिनट, बॉडी को संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है, तो आपको बस यही जानना है, वह WBC के बारे में जानना है कि ये आप इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो इसकी उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में या प्लीहा में, और ये प्लीहा में जाके ये आपका मर जाता है। ठीक है, ठीक है, तो WBC का क्या है, ये आपका क्या है, ये अस्थि मज्जा में होता है और प्लीहा में। ठीक है, जब WPT में एक कणिका रहती है, जो आपको होता है न्यूकोफिलिप, इसका नाम है न्यूकोफिलिप, जो आपको दूसरे रोगों से आपको ये बचाता है। ये आपका न्यूकोफिलिक कणिका कोशिका है जो आपको बचाता है। ठीक है, समझ में आ गया रक्त के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6ठा नंबर, अभी तक हम देखें, अब आते हैं 6 नंबर।
6 नंबर आपका है यहाँ पे आपका छठा जीएस आ जाएगा। छठा जीएस है टावर ऑफ विक्ट्री। टावर ऑफ विक्ट्री, अरे यार मैंने ब्लैक पेन ही ले लिया। छठा टावर ऑफ विक्ट्री। टावर ऑफ विक्ट्री। और टावर ऑफ विक्ट्री है क्या, ये इंग्लिश नाम है, आपको इंग्लिश में भी पूछ सकता है, आपको वहाँ पे पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका नाम है जय स्तंभ। जय स्तंभ। तो अब आप शायद बता देंगे इसका निर्माण किसने किया। 6 नंबर क्वेश्चन आप कहता है क्या है कि टावर ऑफ विक्ट्री अर्थात जय स्तंभ कहाँ स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री अर्थात जय स्तंभ कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक और होता है विजय स्तंभ। ठीक है, एक और है आपका विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ इसी को कहते हैं। विजय स्तंभ को किसने बनाया था, तो विजय स्तंभ को बनाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने। और कहाँ पे बनाया था, चित्तौड़ में बनाया था। कहाँ पे, चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, तो विजय स्तंभ का उसने निर्माण कराया था। अगर आप राणा कुंभा से आपको याद आ जाएगा, तो अगर आपको याद आएगा तो राणा सांगा भी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर राणा सांगा याद आएगा तो आपको शायद बाबर भी याद आ जाए। ठीक है, राणा सांगा। अगर राणा सांगा के साथ आपको बाबर भी, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, तो आपको पता है कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था। और खानवा का युद्ध क्या हुआ था, 17 मार्च के आसपास ऐसे हुआ था। 17 मार्च 1527 को हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसको हम बोलते हैं खानवा का युद्ध। ठीक है, और उसके बाद जब राणा सांगा आपको याद आया तो राजस्थान से कौन नाम याद कर लीजिए, महाराणा प्रताप। राणा प्रताप। ठीक है, जिसने आपको अकबर के साथ इसने एक युद्ध लड़ा था, इसको हम कहते हैं हल्दी घाटी युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध लड़ा था अकबर के साथ। ठीक है, राणा सांगा और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, ये 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था राणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, और चीज़ आपको पता होगा कि अकबर का कुछ सेना थे। सेना का नाम क्या था, अकबर का एक सेना का नाम था मान सिंह था, जो सबसे प्रसिद्ध है, आपसे पूछ सकता है। फिर क्या था, आसफ खान था साहब, हकीम खान, हाँ आसफ खान था। मान सिंह, अकबर का एक सेना का नाम था आसफ खान। ठीक है, और महाराणा प्रताप का में एक सेना थे, उनका नाम था हकीम खान। ठीक है, तो ये दोनों, ये तीनों बहुत प्रसिद्ध हैं। आपको मतलब इन चीज़ों के बारे में, इसके बारे में फैक्ट तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 7वां क्वेश्चन में। भारत के साथ सीमा साझेदारी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है म्यांमार होगा। ठीक है, म्यांमार करता है। ठीक है, और कौन करता है, पाकिस्तान भी करता है। ठीक है, पाकिस्तान का भी है। फिर और कौन है, अफ़गानिस्तान है। ठीक है, अफ़गानिस्तान है। ठीक है, फिर और कौन सा है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है। ठीक है, और कौन है आपका, चाइना भी है, चीन भी है। और कौन सा है, नेपाल है। फिर कौन सा है, भूटान है। ठीक है, तो ये सब भारत के साथ अपनी सीमाएं क्या कहते हैं, साझेदारी करते थे। ये सब ऑप्शन में जो भी होगा आप उनको ऑप्शन को सी, और सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश। लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश। ठीक है, चलिए चलिए अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए, लेज़र का प्रयोग की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। जो हम लेज़र 3D इमेजिंग प्रक्रिया, 3D इमेजिंग विथ लेज़र, उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, 3D इमेजिंग जो विथ लेज़र प्रक्रिया कहती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं होलोग्राफी। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, होलोग्राफी। ठीक है, होलोग्राफी जो होता है कि 3D इमेजिंग प्रक्रिया इसमें होती है। इसमें एक और आपका है इसमें कार्डियोलॉजी।
तो आपको पता होगा कार्डियोलॉजी क्या करता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ठीक है। ये हृदय की प्रक्रिया को मापता है, ठीक है। हृदय की प्रक्रिया में यूज होता है, ठीक है, कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो 3D इमेजिंग लेजर प्रक्रिया किस में है आपका, होरोलॉजी, ठीक है, होलोग्राफी, सॉरी 3D में होलोग्राफी, ठीक है। अब हम आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट कौन है, प्लूटो है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, प्लूटो, ये आप कर लेंगे। प्लूटो को 2006 में ग्रह से बाहर कर दिया गया था। क्यों बाहर कर दिया था, क्योंकि ये वरुण की कक्षा में बार बार इसको वरुण की कक्षा को ये काटता था, ठीक है। चलिए अब आते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे है, मुंबई में है। अब यहीं पे हम कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है। इसमें एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये आपका है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। और आप जानिए मौसम विज्ञान वेधशाला, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होगिएगा, मौसम विज्ञान वेधशाला, ये वेधशाला जो है ना, मौसम विज्ञान वेधशाला, ये आपका पुणे में पड़ेगा, ठीक है। तो आपने अभी क्या देखिए आपने हमें अब देखा कि मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ पे पड़ा, देखिए ध्यान से देखिएगा, विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था क्या है, नई दिल्ली में है, और वेधशाला है आपका पुणे में। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम एक और चीज़ आते हैं, कोशिकीय तथा आणविक विज्ञान केंद्र, ठीक है, कोशिकीय तथा आणविक विज्ञान केंद्र, आणविक विज्ञान केंद्र, कोशिकीय तथा आणविक विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, ये आपका हैदराबाद में, और हैदराबाद में आपका फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये हैदराबाद में। तो फॉरेंसिक आणविक विज्ञान केंद्र आपका कहाँ है, ये हैदराबाद में। अब आपको बोलेगा राष्ट्रीय डेयरी संस्था, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब आपको याद होना चाहिए तुरंत। राष्ट्रीय डेयरी संस्था, डेयरी संस्था आपका कहाँ पड़ने वाला है, हरियाणा में जो दूध सबसे ज़्यादा होता है, तो ये इसका जगह है करनाल में, ठीक है। करनाल आपका कहाँ पे है, हरियाणा में, और हैदराबाद आपका कहाँ पे है, तेलंगाना में, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय डेयरी संस्था कहाँ पे है, हैदराबाद में। अब आपको एक और है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान, खनन अनुसंधान कहाँ हो सकता है, झारखंड के तरफ, केंद्रीय खनन अनुसंधान ये आपका है आपका धनबाद में, ठीक है, ये आपका धनबाद में है, ठीक है। वहाँ पे इसकी यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, ये आपका धनबाद में पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़ है रमन अनुसंधान संस्था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रमन अनुसंधान, ठीक है। रमन अनुसंधान मतलब किसमें, सीवी रमन है, सीवी रमन के ऊपर है, तो ये आपका पड़ेगा बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। तो आपने क्या क्या देख लिया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली में, और मौसम विज्ञान वेधशाला पुणे में, कोशिकीय और आणविक विज्ञान केंद्र हैदराबाद में, डेयरी करनाल में, खनन धनबाद में, और रमन अनुसंधान कहाँ पे है, बेंगलुरु में, ठीक है। आपका ये चीज़ें क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं आगे। देखिए आपका एक क्वेश्चन में मैं कितने क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने कहा ना आपको 10 दिन के बाद आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा, चाहे कोई भी प्रैक्टिस से उठा लीजिए, कि ऐसा नहीं लगेगा कि हमको आता नहीं है। आप तो 75 पे 80+ रहेंगे अगर आपको रीजनिंग और आपका मैथ सही रहा तो, ठीक है। अभी हम मैथ का ही प्रैक्टिस सेट अभी मैं इसके बाद करवाऊँगा, ठीक है। रमन अनुसंधान हो गया। चलिए क्वेश्चन में हम पहुंचते हैं, ठीक है।
10वां क्वेश्चन आपका क्या कहता क्या है, ये ज़्यादा नहीं है। डिओडेनम क्या है, डिओडेनम का भाग कौन सा है, ठीक है। ये डिओडेनम क्या है आपको भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। डिओडेनम ये हमारा शरीर का भाग है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ही लिख दें बड़ा सा, डिओडेनम। डिओडेनम यह शरीर का आंतरिक भाग है जो लार्ज इंस्टेंट बड़ी आंत में होता है, ठीक है, बड़ी आंत में होता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए। फिर डिओडेनम जो डिओड्रेन होता है जो हम शरीर में मारते हैं, डिओडेनम ये बड़ी आंत में पाया जाता है। ये आंतरिक भाग है, ये शरीर का अंग है, वो स्प्रे नहीं है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा जान लीजिए छोटी आंत के बारे में, जो बहुत आता है फैक्ट। देखिए डिटेल में आपको अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो हम उसमें ये डिटेल हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे फैक्ट जानना है, एग्ज़ाम आपको निकालना है प्रैक्टिस करके। तो छोटी आंत में आपका डाइजेस्टिव पाचन तंत्र होता है, ठीक है, पाचन तंत्र। जैसे कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं, निगलते हैं, तो वो जाता है छोटी आंत में, निगलने के बाद आंत में, और वहाँ से उस खाने से अगर उसे प्रोटीन निकालना हो, कार्बोहाइड्रेट निकालना हो, विटामिन निकालना हो, मिनरल्स निकालना हो, तो वो सब छोटी आंत में ही सेपरेट होता है। उसके बाद छोटी आंत फिर वो बाहर निकलने लगता है, बड़ी आंत में चला जाता है, फिर वहाँ से वो बाहर। लेकिन जो भी उसको महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जैसे हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो क्या यहीं पे वो प्रोटीन अलग हो जाता है और दाल नीचे चला जाता है? ऐसा नहीं है, वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो दाल में प्रोटीन रहते हैं उसको वो सोख लेता है, और बाकी दाल के जो मटेरियल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव से, पाचन क्रिया होती है इसमें, ठीक है, छोटी आंत में पाचन क्रिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था जो छोटी आंत का, जो मैंने बता दिया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टकाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। अब ये टकाई क्या होता है, थोड़ा सा हिंदी मीनिंग है इसका, आपको समझने में समझा है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है सोल्डरिंग, ठीक है, सोल्डरिंग, ठीक है। तो सोल्डरिंग में बोल रहा है कि सोल्डर करने के लिए हमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपका यही है, सोल्डरिंग क्या करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग है, यहाँ पे जो हर किताब में अलग मिलेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन का फॉर्म में बता दे रहा हूँ। टकाई यानी कि सोल्डरिंग, सोल्डरिंग के लिए क्या ज़रूरी है। सोल्डरिंग के लिए हमें सीसा और टीन चाहिए, टीन और सीसा, टीन और सीसा। टीन और सीसा को जब हम मिलाते हैं तभी हम उसको कोई भी चीज़ को, अगर सोल्डरिंग मतलब जोड़ना, जैसे लोहे को आप देखते होंगे हर जगह लोहा, जहाँ पे आपका एक टीन होगा और क्या होगा, सीसा होगा, ठीक है। ये आपका मोटा मोटी 67 को है, और रेस्ट आपका ये जो होता है ये आपका होता है 30% के आसपास, ये आपका लेड होता है, सीसा होता है, ठीक है। तो ये टकाई टीन पे ये सोल्डरिंग का भाग है जो आपका होता है, ठीक है। तो इसमें हम और कुछ भी देख लेंगे अगर देखना चाहें तो, समझ में आए। टकाई में हम क्या देखें, टीन और सीसा मिल के क्या होता है, इसको आप हैंडल करते हैं। तो ये शायद 33% है, मैंने 30% लिख दिया यहाँ पे, इसको जोड़ने पर भी आपका 100% आ रहा है, ठीक है। सोल्डरिंग कितना हो गया, टीन और सीसा। अब आते हैं पीतल। आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, पीतल, ब्रॉन्ज, ये जो ब्रॉन्ज किसका बना, पीतल किसका बना होता है, ये कॉपर और जिंक के मिल्क से बनता है। कॉपर और जिंक को मिला दें तो आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। पीतल किसका मिश्र धातु है, मिश्र धातु, मिश्र धातु, ठीक है। पीतल किसका है, कॉपर और जिंक का है, ठीक है। कांसा, अगर आप कांसा देखेंगे तो कॉपर और टीन मिल के बनेगा, ठीक है। ये देखिए ये कॉपर है और ये टीन है। आप अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसको ध्यान दीजिए, ये मैंने आपका सिंबल लिखा है, ये कॉपर टीन, मैं टीन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, टीन। ये कॉपर और जिंक है, Zn, ठीक है, कांसा। एक आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, आपका कॉपर भी रहता है, जिंक भी रहता है, और इसमें निकेल भी रहता है, ठीक है। कॉपर, जिंक, निकेल, ठीक है। कॉपर जिंक मिल के आपका क्या बन गया, पीतल बन गया, और इसको निकाल के हम निकेल डाल दिए तो हम क्या बन गया, जर्मन सिल्वर। तो आपको समझ में आ गया, सोल्डरिंग जो होता है वो टीन और सीसा मिश्र धातु का होता है, टकई। अगर हम पीतल का मिश्र धातु जानेंगे तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक के साथ अगर हम निकेल मिला देंगे तो जर्मन सिल्वर, और कांसा के लिए कॉपर और टीन का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट हो गया, ये हो गया आपका यहाँ कंप्लीट। अब आपका नेक्स्ट में ज़्यादा ये बड़ा नहीं है, इसमें यहाँ पे
ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। पहनने योग्य उपकरण क्या क्या शामिल है, यहाँ पे आपको दिया है पेबल टाइम, पेबल टाइम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है गूगल ग्लास, ऑप्शन है गूगल ग्लास। और तीसरा ऑप्शन है आपका डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच विथ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। और आपका चौथा मेरे ख्याल से एप्पल आईपैड होगा, हाँ एप्पल आईपैड मिनी, एप्पल आईपैड मिनी, ठीक है। तो इसमें आपको बोला है कि वियर, पहनने वाला उपकरण कौन सा है। तो देखिए गूगल ग्लास हम पहनते ही हैं, डिजिटल वॉच भी हम पहनते हैं, बचपन में पहनते थे विथ कैलकुलेटर, और पेबल टाइम भी पहुँचते हैं। बट एप्पल आईपैड मिनी ये एक आईपैड है, इसको हम पहनते नहीं हैं, तो ये नहीं है। देखिए एप्पल जो है के बारे में जान लीजिए, ये अमेरिकी कंपनी है, ठीक है। और इसका जो इसका जो फाउंडर है, एप्पल आईपैड के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स, ठीक है। चलिए ये अमेरिकी कंपनी है, याद रखिएगा, और ये स्टीव जॉब्स। चलिए अभी आपका क्लियर है। कभी कभी कुछ आलतू फालतू क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ऐसे, ये आपको जनरल अवेयरेंस से आपको खुद अपने नागालैंड जिसका जो राष्ट्रीय भाषा है, राजकीय भाषा, सॉरी, मतलब इसका नागालैंड का जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा वो क्या है आपका, अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक है। आपको याद होगा बोडो और एक याद होगा डोगरी, ठीक है। ये बोडो और डोगरी दोनों को 8 शेड्यूल में डाला गया है, ठीक है, संविधान के 8 शेड्यूल में, ठीक है। डोगरी जो है राजस्थान की जनजाति है, याद रख लीजिए, राजस्थान की जनजातियाँ इस भाषा को प्रयोग करती हैं, और बोडो जो है असम में, ठीक है। चलिए अब एक्चुअली मोटा मोटी ख़त्म होने वाला है, इसीलिए थोड़ा चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। धारा प्रभाव के सुचालक प्रतिरोध के संबंध करने वाले नियम, संबंध करने, देखो धारा प्रभाव, धारा प्रभाव मतलब प्रभाव को जो आपका करंट लाइन में पास कर रही है, इसके मतलब इसका एकदम सुचालक हो प्रतिरोध, तो इसको हम कहते हैं जूल का नियम। किसका नियम कहते हैं, जूल का नियम, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ आपका यही कहता है। जूल्स लॉ की कार्य का एसआई मात्रक आपका क्या है, जूल है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक आपका क्या है, जूल है, एसआई मात्रक, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक आपका क्या है, जूल है, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है आपका, ओम है। देखिए ये ओम का साइन है, ऐसे ओम करें, ठीक है, ये ओम है, ठीक है। पहले आज से पूछ सकता है कि एक आइडियल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक आदर्श अमीटर में कितने रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। एक आइडियल अमीटर में, एक आदर्श अमीटर में कितने रेजिस्टेंस हैं, कितने प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, तो यहाँ पे होते हैं 0। लेकिन अगर आपसे पूछ दिए एक आदर्श वोल्टामीटर में, वोल्टामीटर में कितने रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसका होगा आंसर अनंत, यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है। तो वोल्टामीटर में कितने रेजिस्टेंस होते हैं, अनंत, और एक आदर्श अमीटर में कितने रेजिस्टेंस होते हैं, 0, एक भी नहीं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, कर लीजिए ऐसे ही, ठीक है, हम इसको लिख नहीं रहे। एडजॉर्नमेंट यानी कि आपको हम इसका इस्तेमाल हो स्थगन, जब संसद का जो ये होता है, वर्तमान सत्र का जो निष्कासन होता है उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट, ठीक है। आपको बता दें संसद का जो आहूत करना, जो संसद का सदन है उसको आहूत करना, और उसका विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आहूत या विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है।
और जो एडजर्नमेंट होता है ये कौन करता है, ये स्पीकर करता है लोकसभा में, और आपका राज्यसभा में करता है सभापति, ठीक है। और आपको ये भी दोनों पता होगा कि राज्यसभा संसद के दो सदनों के बीच का जो समय है 6 महीना से संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, लिख लीजिए। संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अभी आगे बढ़ते हैं। लेज़र तकनीकी का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ करते हैं आप, ये ध्यान दीजिए। लेज़र तकनीकी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तकनीकी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए लेज़र तकनीकी का हम प्रयोग करते हैं बारकोड रीडिंग में, ठीक है। बारकोड रीडिंग में करेंगे लेज़र तकनीकी का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद कटिंग एंड ड्रिलिंग, लेज़र तकनीक बारकोड रीडिंग, कटिंग एंड ड्रिलिंग, और दूसरा है फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिजियोथेरेपी, ठीक है। बार कोडिंग में हम लेज़र का प्रयोग कर सकते हैं, कटिंग एंड ड्रिलिंग में और फिजियोथेरेपी, लेकिन हम माइक्रोवेव ओवन में नहीं करते, माइक्रो ओवन में हम नहीं करते लेज़र तकनीकी का प्रयोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको याद नहीं है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, FTP बताना ज़रूरी हो जाता है हमें, नहीं तो मोटा मोटी आपका ख़त्म है, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और दूसरा है IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, IUCN, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका ख़त्म। एक क्वेश्चन और आपका बच रहा था यहाँ पे, सभी प्रकार की मिट्टी का गठन, सभी प्रकार की मिट्टी, यानी कि हम इसको बोलते हैं पेरेंट मटेरियल, जहाँ से सारी मिट्टी आती है, पेरेंट मटेरियल। ये होता है रॉक जब चट्टान टूटते फूटते हैं तो तभी सारी मिट्टी का गठन होता है, ठीक है। अगर हम मिट्टी, ठीक है, रॉक चट्टान से, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपका रेत है, सैंड है, स्लेट है, पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी की रेत, और तलछट है, सेडिमेंट, और रॉक भी है। तो आपका आंसर होगा रॉक, कुछ भी होगा। देखिए यहाँ पे जो है सैंड भी पत्थर के टूटने फूटने से होती है, पानी से बहाई गई लाई हुई मिट्टी या रेत वो तो चट्टान से ही आई है तो वही होगी। तलछट वो भी चट्टान से ही टूटने फूटने से ही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इसके हम अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं हम इसको, पेडोलॉजी, ठीक है। मिट्टी के हम अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा अब हम आते हैं कि भारत में मिट्टी पाई जाती है 7 भागों, भारत में 7 प्रकार की मिट्टी होती है, महत्वपूर्ण 4 होते हैं। भारत में 7 प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, महत्वपूर्ण 4 होती हैं। जैसे क्या है, जलोढ़, ठीक है, जलोढ़, काली, लाल, ठीक है, और वही होगा लेटेराइट, ठीक है, लेटेराइट। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, और ये हो गया लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है नदी द्वारा लाई गई चीज़ों से होता है, ये जो नदी जो लाती हैं चीज़ों से, ये काफ़ी उपजाऊ होती है, और ये बांगर और खादर क्षेत्र में ज़्यादा रहती है, बांगर और खादर क्षेत्र में, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दालहन, आलू सब इसी में। काली मिट्टी में इसमें आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा रहते हैं, इसमें क्या है, आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा रहते हैं। तो ये बनती कहाँ से, ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, बेसाल्ट रॉक से। बेसाल्ट रॉक से टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसका जो काला रंग होता है टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस के कारण इसका काला रंग हमें दिखता है, टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस मैग्नाइट, ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नाइट,
टिटेनी फेरस मैग्नाइट के कारण मुझे इसका काला रंग दिखता है, ठीक है। और काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, रेगूर मिट्टी, रेगूर मिट्टी, ठीक है। चलिए अब आते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो होता है ना वो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, आपका बनते हैं, ठीक है। तो लाल मिट्टी आपका कहाँ से है, जलवायु परिवर्तन। और इसमें जो है लाल मिट्टी में आपका क्या क्या इसमें होता है, इसमें लोह ऑक्साइड होता है। लोह ऑक्साइड के कारण आपका इसमें क्या होता है, इसका रंग आपका लाल होता है, लोह ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको लाल मिट्टी में जो लाल रंग का कारण क्या है, वो है लोह ऑक्साइड, ठीक है। इसमें भी कपास की खेती होती है और ये थोड़ा एसिडिक भी होता है। ये कैसा होता है, ये एसिडिक होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लेटेराइट मिट्टी में। तो जो लेटेराइट मिट्टी है वह मानसूनी जलवायु के परिवर्तन से बनती है, ठीक है। चलिए इतना ही काफ़ी है, मानसूनी जलवायु के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपका ये, ठीक है। चलिए तो आपने समझ गया, जलोढ़ मिट्टी बांगर खागर क्षेत्र में है, ठीक है। काली मिट्टी जो है वो इसका काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नाइट के कारण होता है, इसको रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी में लोह ऑक्साइड होता है जिसके रंग लाल होते हैं। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान के टूटने से फूलती है। लाल मिट्टी जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप में निकलती है और जो लेटराइट मिट्टी है मानसूनी जलवायु के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निकलती है, ठीक है। चलिए लाल मिट्टी थोड़ा एसिडिक भी होती है, ठीक है। तो यही आपको ये क्लास कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद हम मैथ का क्लास अभी हम लेंगे, ठीक है। तो आप बताइएगा और हम कल से हम दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस से। इसका हम करेंट अफेयर और रीजनिंग का एक साथ देंगे, वो 5-5 सेट का एक ही बार। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बस जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ से रीजनिंग, चाहे प्रैक्टिस सेट कोई भी हो, जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है बस आप उसको पढ़ते जाइए, ठीक है। तो आपको देखिएगा कि वो सारे चीज़ें क्या होंगी, रिविजन होगी। मैंने आपको यहाँ पे 17 या 18 को जीएस नहीं बताया, यहाँ आपको मैंने 100 से ज़्यादा आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो अब इसको जितना आप रिपीट करके देखिएगा उतना आपको फ़ायदा रहेगा। थैंक यू, लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।